अकाउंटिंग की दुनिया में ना कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो अच्छे अच्छों का सिर घुमा देते हैं, और उनमें से एक है डेफर्ड टैक्स। तो ये आखिर है क्या भला, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, और इंड AS 12 इसके बारे में क्या कहता है? आइए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो चलिए कहानी की शुरुआत एक बहुत ही मजेदार सवाल से करते हैं। कभी किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट देखी है? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में एक टैक्स का अमाउंट होता है और फिर एक वो अमाउंट होता है जो कंपनी असल में सरकार को देती है। और मजे की बात यह है कि ये दोनों अक्सर अलग अलग होते हैं। ऐसा क्यों? भाई इसी क्यों के जवाब में ही डेफर्ड टैक्स का सारा राज छिपा हुआ है। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि ये प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होती है। फिर हम बात करेंगे करंट और डेफर्ड टैक्स की, जो इसके हीरो हैं। और आखिर में हम ये समझेंगे कि भाई इस सब की इतनी अहमियत है क्यों। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। सारी कहानी की जड़, सारी कन्फ्यूजन की शुरुआत बस यहीं से होती है। दो अलग अलग दुनिया, दो अलग अलग रूल बुक्स। एक तरफ है अकाउंटिंग, जिसका मकसद है कंपनी की सच्ची आर्थिक तस्वीर दिखाना, मतलब बिजनेस कैसा चल रहा है। और दूसरी तरफ है टैक्स के कानून, जिनका सीधा साधा मकसद है सरकार के लिए पैसा इकट्ठा करना। अब देखिए, दोनों के गोल बिल्कुल अलग हैं। एक सच दिखाना चाहता है, दूसरा टैक्स वसूलना चाहता है। तो जाहिर है इनके नियम भी अलग अलग होंगे, और बस इसी टकराव से जन्म होता है डेफर्ड टैक्स का। तो सवाल ये है कि इंड AS 12 इस पजल को सॉल्व कैसे करता है? बहुत स्मार्ट तरीके से। ये टैक्स को एक नहीं बल्कि दो हिस्सों में तोड़ देता है। चलिए देखते हैं कौन से हैं ये दो हिस्से। पहला हिस्सा है करंट टैक्स। नाम से ही साफ है, ये बिल्कुल सीधा साधा है। इस साल जो टैक्सेबल प्रॉफिट हुआ उस पर इनकम टैक्स के नियमों के हिसाब से जो टैक्स बना, कैलकुलेट किया और सरकार को दे दिया। बात खत्म। इसमें कोई फ्यूचर की टेंशन नहीं, सब कुछ करंट है। और अब आता है असली खिलाड़ी, दूसरा और कहीं ज्यादा मजेदार हिस्सा, डेफर्ड टैक्स। इसको ऐसे समझिए कि ये भविष्य के लिए की गई एक अकाउंटिंग एंट्री है। मतलब आज हमने कुछ किया जिसका टैक्स पर असर भविष्य में पड़ेगा, चाहे वो ज्यादा टैक्स देना हो या टैक्स बचाना हो। तो उस असर को हम आज ही अपनी किताबों में लिख लेते हैं। है ना स्मार्ट तरीका? ये एक तरह से फ्यूचर को आज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में झांकने का मौका देता है। अच्छा, तो ये भविष्य का चक्कर आता कहाँ से है? मतलब ये फ्यूचर का असर पैदा कैसे होता है? इसका जवाब छिपा है डिफरेंस या अंतर नाम के कॉन्सेप्ट में। और यहाँ जो सबसे जरूरी शब्द है वो है टेम्पररी डिफरेंस। ये क्या होता है? सिंपल है। कंपनी की अकाउंटिंग बुक्स में किसी एसेट या लायबिलिटी की जो वैल्यू है और इनकम टैक्स वाले उसकी जो वैल्यू मानते हैं, उसके बीच का अंतर। और इसे टेम्पररी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अंतर हमेशा नहीं रहता। आज नहीं तो कल, कुछ सालों में ये अंतर खत्म हो जाता है, या कहिए कि रिवर्स हो जाता है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक ट्विस्ट है। हर डिफरेंस डेफर्ड टैक्स नहीं बनाता, सिर्फ टेम्पररी वाले बनाते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन हो सकता है अकाउंटिंग में अलग रेट हो, टैक्स में अलग, लेकिन कुछ सालों बाद एसेट की वैल्यू तो जीरो ही होनी है, तो ये अंतर रिवर्स हो जाएगा। लेकिन कुछ डिफरेंस परमानेंट होते हैं। मान लीजिए कंपनी पर कोई जुर्माना लगा, अकाउंट्स में तो ये खर्चा है, पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी गैर कानूनी काम पर लगे जुर्माने पर टैक्स छूट नहीं देता। ये अंतर कभी रिवर्स नहीं होगा, इसलिए इस पर कोई डेफर्ड टैक्स नहीं बनता। तो ये जो टेम्पररी डिफरेंस होते हैं ना, ये दो चीज़ों को जन्म देते हैं। डेफर्ड टैक्स की दुनिया के दो बड़े नाम, डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। चलिए इन दोनों से ज़रा जान पहचान करते हैं। पहले बात करते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी यानी DTL की। सीधा सा मतलब है फ्यूचर में ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। इसे एक तरह की टैक्स की उधारी समझिए, एक IOU जो कंपनी ने आज के फायदे के लिए सरकार के नाम लिख दिया है और इसे भविष्य में चुकाना ही पड़ेगा। तो जब कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी की बैलेंस शीट में एक बड़ा DTL देखता है तो वो समझ जाता है कि अच्छा, फ्यूचर में इस कंपनी की जेब से पैसा निकलने वाला है। अब आते हैं दूसरी तरफ, और ये अच्छी खबर है। डेफर्ड टैक्स एसेट या DTA। इसका मतलब है कि कंपनी को फ्यूचर में टैक्स की बचत होगी, मतलब कम टैक्स देना पड़ेगा। इसे एक तरह का प्रीपेड टैक्स या डिस्काउंट कूपन मान लीजिए, जो कंपनी के पास रखा है और वो इसे फ्यूचर में यूज कर सकती है। बस एक शर्त है, कंपनी को ये यकीन होना चाहिए कि फ्यूचर में वो इतना प्रॉफिट कमाएगी कि इस कूपन को यूज करने का मौका भी मिले। चलिए कुछ फटाफट उदाहरण देखते हैं। डेप्रिसिएशन। मान लीजिए टैक्स वालों ने ज्यादा डेप्रिसिएशन क्लेम करने दिया, तो आज तो टैक्स बच गया, वाह, लेकिन फ्यूचर में ज्यादा देना पड़ेगा।
नतीजा DTL। अब इसका उल्टा देखिए, डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन बनाया, अकाउंट्स ने तो खर्चा मान लिया, पर टैक्स वाले कहते हैं अभी नहीं, जब असल में पैसा डूबेगा तब छूट देंगे। तो मतलब फ्यूचर में छूट मिलेगी, नतीजा DTA। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई। अब इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक रियल लाइफ एग्जाम्पल में डालकर देखते हैं और हम बात करेंगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन की। ये एक ऐसी चीज़ है जो हर उस कंपनी में होती है जो कुछ बनाती या बेचती है। तो कहानी कुछ यूं है, एक कंपनी के पास 10 लाख रुपए की इन्वेंट्री है, लेकिन मार्केट डाउन है और अब उसकी वैल्यू सिर्फ 9 लाख रह गई है। अकाउंटिंग के नियम क्या कहते हैं? वो कहते हैं अरे भाई नुकसान हो गया तो इसे 9 लाख पर दिखाओ और 1 लाख का घाटा आज ही बुक कर लो। लेकिन इनकम टैक्स वाले क्या कहते हैं? वो कहते हैं ना जी ना, जब तक ये माल बिकेगा नहीं हम कोई नुकसान नहीं मानेंगे, हमारी नज़र में इसकी वैल्यू अभी भी 10 लाख ही है। और बस यहीं पर पैदा हो गया दोनों के बीच का अंतर। तो हमारे पास अकाउंटिंग वैल्यू और टैक्स वैल्यू के बीच पूरे 1 लाख रुपए का डिफरेंस आ गया, और ये एक डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि आज तो टैक्स वालों ने इस नुकसान पर छूट नहीं दी, पर फ्यूचर में जब ये इन्वेंट्री बिकेगी तब तो ये छूट मिलनी ही है, मतलब फ्यूचर में टैक्स डिडक्ट होगा। तो अब सवाल ये है कि इस 1 लाख के डिफरेंस को टैक्स के अमाउंट में कैसे बदलें? फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, जो भी टेम्पररी डिफरेंस है उसे फ्यूचर में लागू होने वाले टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दो। तो चलिए मान लेते हैं कि टैक्स रेट 30% है, तो 1 लाख का 30% कितना हुआ? 30,000 रुपए। और यही है हमारा डेफर्ड टैक्स एसेट। ये 30,000 रुपए वो रकम है जो कंपनी को फ्यूचर में टैक्स के रूप में बचेगी, और इसी बचत को कंपनी आज ही अपनी बैलेंस शीट में एक एसेट की तरह दिखा देती है। चलो, ये DTA तो हमने निकाल लिया, पर ये जाता कहाँ है? मतलब कंपनी के रिपोर्ट में ये कहाँ नजर आता है? आइए अब वो देखते हैं। तो देखिए, ये जो DTA और DTL हैं, ये सीधे जाते हैं बैलेंस शीट में। DTA को एसेट साइड पर और DTL को लायबिलिटी साइड पर दिखाया जाता है। और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में वहां जो टोटल टैक्स का खर्चा दिखता है वो सिर्फ करंट टैक्स नहीं होता, वो होता है करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स का टोटल। इससे पता चलता है कि कंपनी की टैक्स की पूरी पिक्चर क्या है, सिर्फ वो नहीं जो इस साल जेब से गया। तो अब हम इस पूरी कहानी के आखिर में आ गए हैं। सवाल ये उठता है कि इतनी सारी माथापच्ची क्यों? ये सब आखिर इतना जरूरी क्यों है? तो देखिए, मोटी मोटी बात यह है, डेफर्ड टैक्स की सारी कहानी टेम्पररी डिफरेंस से शुरू होती है। DTA का मतलब है फ्यूचर में टैक्स बचेगा, DTL का मतलब है फ्यूचर में टैक्स देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, ये अकाउंटिंग के एक बहुत ज़रूरी नियम मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। मतलब जिस साल की कमाई या खर्चा है उसी साल उसका टैक्स इम्पैक्ट भी दिखाओ, भले ही वो टैक्स फ्यूचर में देना या बचना हो। इससे कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ की एक कहीं ज़्यादा सच्ची और पूरी तस्वीर सामने आती है। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। अगली बार जब किसी कंपनी की बैलेंस शीट देखें और उसमें एक बहुत बड़ा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी यानी DTL दिखे, तो ये उस कंपनी के बारे में क्या बताता है? ये उसके पिछले निवेशों और आने वाले टैक्स बिल के बारे में क्या कहानी कहता है? सोचिएगा ज़रूर। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।